हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है आज। शिक्षा एक विज्ञान के रूप में, इसके बाद आएगा शिक्षा एक कला के रूप में, और उसके बाद है यह है शिक्षा एक कला के रूप में। फिर बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पढ़ेंगे, शिक्षा शिक्षण और सीखना, यानी कि बच के जा ही नहीं सकता पेपर, इससे 100% पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 खत्म करेंगे, फिर चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा हमारा। शिक्षा के अभिकरण पढ़ेंगे, परिवार आ जाएगा और परिवार की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास आपकी बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। तो बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। आपको बताता चलूं कि हमने कल शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ पढ़ लिया था, शिक्षा की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं, शिक्षा के प्रकार पढ़ चुके हैं, औपचारिक अनौपचारिक औपचारिकेतर शिक्षा हम पढ़ चुके हैं, शिक्षा की प्रकृति पढ़ ली। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा एक विज्ञान के रूप में, शिक्षा एक कला के रूप में। ठीक है, जब आप विज्ञान पढ़ लेंगे, कला पढ़ लेंगे, तो कला में विज्ञान दोनों है, अगर ये पूछ लेगा तो आप लिख सकते हैं अपने आप। फिर हमारा टॉपिक आ जाएगा शिक्षा और सीखना। ठीक है, तो आज हम 3 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, 1 2 3। ठीक है, और फिर इसके बाद चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग क्लास। बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने कल फीस पे की थी उनको सबको पीडीएफ पहुंचाई जा चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट बाय मिस्टेक रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो एक एक को पहुंचा दिया है। ये सारे टॉपिक्स आपके कल क्लियर हो गए थे, पूरी पीडीएफ पहुंचाई जा चुकी है। कोई स्टूडेंट अगर रह जाता है तो वो तुरंत संपर्क कर सकता है, जस्ट मुझे कॉल कर सकता है कि सर मैंने फ़ीस पे कर दी है और पीडीएफ नहीं पहुंची है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास आपकी 12 है, इससे पहले 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो उनको देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं शिक्षा एक विज्ञान के रूप में। शिक्षा के विज्ञान पक्ष को समझने के लिए हमें विज्ञान से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। जब हमें विज्ञान की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो पता होंगी, तभी तो हम शिक्षा को विज्ञान के रूप में रख पाएंगे, है ना। तो पहले हम ये जानेंगे कि आखिर विज्ञान, शिक्षा को विज्ञान कहने के लिए किन किन कॉमन चीज़ों का होना आवश्यक है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए, तब हम शिक्षा को विज्ञान कह दें। चलिए, पहली बात तो एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह होना चाहिए। देखिए, शिक्षा विज्ञान है क्योंकि शिक्षा जो है वह विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों एवं प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा भी व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। यानी कि जो विशेषज्ञ थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई वर्षों तक जो है खोज की, शोध कार्य किए, प्रयोग किए, उसके बाद सिद्ध किया कि हाँ, जो शिक्षा है हमारी, जो एजुकेशन है, वह भी विज्ञान की तरह ही एक व्यवस्थित क्रम में है, एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। ठीक है, 2-2 4-4 लाइनों में आपको पूरा टॉपिक क्लियर करवाएंगे। 100% अगर आप जुड़े रहेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हो गया। यही टॉपिक जब आप बुक्स में ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, या आप इजी नोट्स आपके पास होंगे, मॉडल पेपर होंगे, तो आपको जल्दी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं इनके साथ, तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, यानी कि जिस प्रकार से हमारा विज्ञान निरीक्षण और परीक्षण पर बेस्ड होता है, लाइक दैट हमारा जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वह भी निरीक्षण और परीक्षण सिद्धांत पर आधारित होना आवश्यक है विज्ञान कहे जाने के लिए। अगर शिक्षा भी निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित है तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा विज्ञान के रूप में है। शिक्षा के सिद्धांत लगातार अवलोकन के पश्चात, ऑब्जर्वेशन के पश्चात विज्ञान की तरह विकसित हो चुके हैं। जो शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो भी ऑब्जर्वेशन के बाद लाइक साइंस डेवलप हो चुके हैं। शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत और तकनीकों की पिछले कई वर्षों से निरंतर जांच करने के उपरांत उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है। यानी कि शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत और जो उनकी टेक्निक्स हैं उनकी
काफ़ी समय से कंटिन्यू जांच करने के बाद उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं उनका भी स्टडी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत समय अध्ययन, गति का अध्ययन और थकान अध्ययन आदि इसके विषय रहे हैं। ठीक, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आई होप पसंद आ रहा होगा आपको क्लास, बने रहिए लास्ट तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। थर्ड वन पॉइंट है सार्वभौमिक सिद्धांत होना आवश्यक है। शिक्षा का विज्ञान कहे जाने के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत पर बेस्ड होनी चाहिए। क्या? शिक्षा। वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं और अगर शिक्षा को विज्ञान कहा जाए तो उसके लिए शिक्षा के सिद्धांत भी सार्वभौमिक होने चाहिए। ये अधिक से अधिक परिस्थितियों में प्रत्येक जगह एक सा ही परिणाम देते हैं। यानी कि जो सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं वो अधिक से अधिक सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों में हर एक जगह सेम रिजल्ट देते हैं। शिक्षा के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की तरह ही क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, जो कि सभी शैक्षिक इकाइयों के द्वारा मान्य होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। देखिए, विज्ञान के सिद्धांत हमेशा कारण और परिणाम यानी कि क्यों और उसके बाद क्या उसका रिजल्ट आया, इसके बीच जो रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है। विज्ञान के सिद्धांत हमेशा कारण यानी कि क्यों, कैसे, ये उसका कारण हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। विज्ञान में हम लोग किन चीज़ों को ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, हम उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चीज़ हुई तो कैसे हुई, हुआ तो क्यों हुआ, कारण, और फिर उसका रिजल्ट क्या आया। इसके बीच कारण और परिणाम के बीच जो रिलेशन है उसकी व्याख्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। कौन? विज्ञान के सिद्धांत। विज्ञान के सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच जो रिलेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। विज्ञान के रूप में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षा के सिद्धांतों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु लागू करके उनके रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उनको विशेष समस्याओं के समाधान के लिए लागू करके उनके रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रभावी अभिप्रेरण छात्र की कार्यशाला को बढ़ाता है। अगर इफेक्टिव अभिप्रेरण है तो वो छात्र की कार्यशाला को बढ़ाता है, और कमजोर नियोजन जो है वो कार्यकुशलता को कम करता है। यह कमजोर नियोजन कारण है और कम कार्यकुशलता जो है वह कम उत्पादन का रिजल्ट है, परिणाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपयुक्त तथ्यों के बेस पे कहा जा सकता है कि शिक्षा एक विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा में विज्ञान की लगभग सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। तो ये जो ऊपर हमने पढ़ा इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वह एक विज्ञान के रूप में है, क्योंकि शिक्षा में विज्ञान से लगभग सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, उनकी सिमिलरिटीज हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो हमने शिक्षा एक विज्ञान के रूप में पढ़ लिया। अब हम शिक्षा को कला के रूप में पढ़ेंगे। देखिए, शिक्षा एक कला के रूप में, चलिए शिक्षा एक कला के रूप में कहे जाने के लिए भी कुछ चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। जैसे व्यावहारिक ज्ञान, कला यह सिखाती है कि एक कार्य को प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए। जो आर्ट है वह हमें यह सिखाती है कि किसी भी काम को प्रभावी तरीके से कैसे किया जाए। इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत जो पहले से निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए कला का प्रयोग अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू करने से संबंधित है। जो नॉलेज हमने गेन किया है, जो ज्ञान हमने जो है प्राप्त किया है, उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने से रिलेट है, संबंधित है। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान यानी कि कला यह सिखाती है कि किसी भी काम को प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए, और इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए कला का प्रयोग जो अर्जित ज्ञान है उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने से संबंधित है।
फिर हम बढ़ते हैं, इसमें समझाना कुछ खास है ही नहीं क्योंकि मैंने लिखा ही इतनी जो है इजी लैंग्वेज में है। चलिए, व्यक्तिगत कुशलता। देखिए सेकंड पॉइंट, व्यक्तिगत कुशलता। कला जो है वह व्यक्तिगत कुशलता पर भी निर्भर करती है। जो आर्ट है वह व्यक्तिगत जो कुशलता है उस पर भी बेस्ड है। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक कलाकार का काम करने का अलग तरीका है। हर एक व्यक्ति का, हर एक आर्टिस्ट का, हर एक कलाकार का काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। समान तकनीकी ज्ञान, आप दो आदमी बैठा दो, उनको सेम टेक्निक का नॉलेज हो और सेम उनकी योग्यता हो, लेकिन फिर भी जो वो काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको मिलेगा। दो आदमी सेम टेक्निक दे दो उनको कि इस तकनीक से तुम्हें काम करना है, उनको नॉलेज भी सेम है, उसके बाद भी जो काम करेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। यानी कि हर एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता, कुशलता, तरीका सब अलग होता है, भिन्न होता है। समान तकनीकी ज्ञान या योग्यता होने पर भी हर कलाकार की कार्यकुशलता और सफलता भिन्न होती है। यह उसकी व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उसने किस प्रकार से काम को किया है, उसने कैसा सीखा है और कैसे उसका वो रिजल्ट मिलेगा उसको। सृजनात्मकता। देखिए, कला वास्तव में सृजनात्मक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कलाकार के भीतर कुछ न कुछ सृजनात्मक तत्व विद्यमान रहते हैं। कला जो है वो रियलिटी में देखा जाए तो सृजनात्मक है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ सृजनात्मक जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया एक कला है। इसी प्रकार से जो हमारा एजुकेशन प्रोसेस है वो भी एक आर्ट है, जिसके अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण के द्वारा कर्मचारियों को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाता है कि वे उपक्रम में अपनी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करें। ठीक है, ये हो गया हमारा सृजनात्मकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फिर हम चलेंगे शिक्षा, शिक्षण और सीखना। निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार, यानी कि हम किसी भी काम को जब करते हैं, अगर उसमें कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर उसमें सुधार आ जाता है। जिस प्रकार से आपने, जैसे हम लोग आर्ट पढ़ते हैं, कला पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। जब निरंतर अभ्यास करते हैं तो उसमें सुधार भी आता है। उसी प्रकार से जो शिक्षा है उसमें अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो सुधार देखने को मिलता है। जिस प्रकार कला में निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा में भी निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, जैसे हम मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए क्या है कि एक गायक जो है वह जिस प्रकार अभ्यास से अपने गायन से सुधार करता है, अपने गायन में सुधार करता है, अपनी सिंगिंग में सुधार करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक अपने निरंतर अभ्यास से नए अनुभव प्राप्त करता है। एक टीचर जो है वह भी जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तो वह अपने टीचिंग मेथड्स में, पढ़ाने का तरीका उसका क्या है, उसमें भी वो सुधार करता है। ठीक है, जो उसको एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे। इस प्रकार वह समस्याओं का समाधान अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करता है, यानी कि उसके सामने जो नई नई समस्याएं आती हैं, फिर उनका वो समाधान जो उसने पहले उसको एक्सपीरियंस हुआ है, जो उसका पिछला अनुभव है, उसके बेस पे नई नई समस्याओं को भी समाधान कर लेता है। ठीक है, तो एक जो बात की जा रही है, एक शिक्षक है, जब उसके सामने नई समस्याएं आती हैं तो वह अपने जो पुराने उसने एक्सपीरियंस किए हैं, जो उसका पिछला अनुभव है, उसके बेस पे वो नई समस्याओं को फेस कर लेता है। अतः शिक्षा एक कला है, क्योंकि इसमें कला के सभी गुण विद्यमान हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शिक्षा, शिक्षण और सीखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग क्लास तो है ही, टॉपिक भी। देखिए, चलिए, शिक्षा, शिक्षण और सीखना, एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन है ये। शिक्षा, शिक्षण और सीखना तीनों उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। तीनों का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, परंतु अक्सर
लोग जो है वो तीनों से एक ही अर्थ लगाते हैं कि जो शिक्षा है वही शिक्षण है, वही सीखना है। ऐसा नहीं है। शिक्षा क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षण मतलब जो हम दूसरों को टीच कर रहे हैं, सीखना जो हम सीख रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें हैं, बाकी इनको और आगे जानते हैं। वास्तविकता यह है कि तीनों में बहुत भिन्नताएं हैं, अतः तीनों के अर्थ को अलग अलग समझना भी होगा। चलिए मैं एक एक पॉइंट को लिख देता हूं ताकि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, आप यहां से बेहतर सीख के जाएं। शिक्षा देखिए, शिक्षा किसी समाज, शिक्षा क्या है समझिए। अब शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह स्वउद्देशीय सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि उद्देश्य, शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। शिक्षा क्या है कि किसी भी समाज में चलने वाली एक समाज में उद्देश्य को लेकर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। जो शिक्षा है वह उद्देश्य को टारगेट करते हुए, उसका टारगेट क्या है उसको साथ लेकर के चलती है। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। व्यक्ति जब जन्म हुआ उसका, तो उसको जो शक्तियां मिली, उसको जो भी उसको नॉलेज तो नहीं था, लेकिन उसकी जो भी अपनी क्षमता थी, जो जन्मजात शक्ति थी, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ? जब उसने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, जब उसने शिक्षा ग्रहण की तो उसमें उनका यूज किया उसने, और उन शक्तियों ने उसकी कला कौशल में वृद्धि की, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया। ठीक है, तो शिक्षा किसी समाज में चलने वाली एक उद्देश्य को टारगेट करते हुए सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, जो उसको जन्म के साथ मिलती हैं, उनका जो विकास है वो उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि और व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसके बाद आती है बात शिक्षण की। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाले सीखने वालों के लिए विभिन्न विधियों, युक्तियों, साधनों द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात है। टीचिंग वह प्रक्रिया है, टीचिंग वह प्रोसेस है जिसमें सिखाने वाला यानी कि अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अलग अलग विधियां अपनाता है, अलग अलग युक्तियां अपनाता है, मेथड्स अपनाता है, और साधन जैसे श्यामपट्ट हो गया, आपका पॉइंटर हो गया, चाक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, अलग अलग साधन अपनाता है, द्वारा सीखने की जो परिस्थितियां हैं उनका निर्माण करते हैं, और सीखने वाले इनकी सहायता से सीखते हैं। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग में एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड्स, युक्तियां, साधन अपनाता है जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके। ये शिक्षण होता है। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक सीखने वाले सीख नहीं जाते। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो हमारा क्या है, इसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप क्लास में बच्चों को सवाल समझा रहे हैं, बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया तो वहां पे आपका पढ़ाने क्या है, बेकार हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है कि आपने पढ़ाया भी है। आप क्लास में बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, फिर आप ऑफिस में जाके कहते हैं कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ क्लास में, फिर वो जब रिजल्ट आता है तो बच्चे सारे फेल हो जाते हैं। तो कौन कहेगा कि आपने मेहनत से पढ़ाया है? कोई नहीं कहेगा, है ना। तो सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है कि शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता है जब तक सीखने वाला सीख नहीं जाता है, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं हो जाता है, जो उनको आता है, जो उसका नॉलेज है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, बच्चे पूरी तरह से सीख नहीं जाते हैं, तो फिर क्या है, निरर्थक है। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, कार्य जीरो कब होता है कि जब किसी दीवार पर हम धक्का मार रहे होते हैं, खूब धक्का मारते हैं, दीवार हमसे हिलती भी नहीं है, तो वहां पे हमारा किया गया कार्य बराबर क्या होता था, जीरो। सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमारा किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। चलिए सीखना क्या है देखिए। सीखने का अर्थ है अपने एक्सपीरियंसेस, अपना शिक्षण, अपना प्रशिक्षण अथवा अध्ययन द्वारा नए नए तथ्यों को जानना। यानी कि सीखना क्या है, सीखना है कि जो अपना अनुभव है उसके बेस पे हम नई नई चीज़ों को, नए नए फैक्ट्स को जाने
और नई नई क्रियाओं को करें। भाई हम जब नई नई चीज़ों को सीखेंगे तभी तो नई नई एक्टिविटीज़ करेंगे। तथा इन्हें बहुत समय तक धारण करना, और जो हमने सीखा है वो अपने अंदर बसा लें और जरूरत पड़ने पर फिर उनका यूज़ करें। जो चीज़ें हम सीखें उनको हमेशा अपने अंदर धारण करके रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग करें। जो मेथड्स, जो फॉर्मूला आज हमने आपसे सीखा है वह हम सीख जाएं और फिर जब कभी भविष्य में उसका काम पड़े, जब पेपर देने जाएं तो उस फॉर्मूला का यूज़ करें। सीखने का भी तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उससे सीखने वालों के व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो जाता। और भैया सीखने का भी कोई मतलब नहीं रहता है जब तक, सीखने वाले का भी कोई मतलब नहीं रहता है जब तक कि वह पूरी तरीके से सीख नहीं जाता है और अपने नॉलेज में इंप्रूवमेंट नहीं कर लेता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद हमारा शुरू होता है चैप्टर सेकेंड। चैप्टर अब आपका जो मैं बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हाँ चैप्टर फर्स्ट आपका खत्म हो गया है। कुछ एक चीज़ें बचती हैं, तो अगर एक एक चीज़ को एक एक इसमें जैसे लिखा हुआ है तो उसके बेस पे चलेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है इस प्रकार से नोट्स बना करके पढ़ाने का आपके। तो ये हमारे पास सिलेबस भी है, देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का। इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपकी चैप्टर फर्स्ट में ख़त्म हो चुकी हैं और बाकी आगे जो अब चैप्टर सेकेंड हम शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको जानते ही हैं, आप कल समझ ही गए होंगे कैसे मिलती है आपको पीडीएफ। तो अच्छा, उसके बाद अभी ये आप चैप्टर सेकेंड शुरू करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात। पहली बात तो जिन बच्चों ने कल फीस पे की है, अगर उनकी कोई बच्चा जिसको पीडीएफ ना पहुंच पाई हो तो वो तुरंत हमें कॉल कर सकता है कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिली, या मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, तो उसको तुरंत पीडीएफ पहुंचाई जाएगी। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं उनको बता दूं प्रोसेस क्या है। आपको वन टाइम 500 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियोस आपको इसी प्रकार से यूट्यूब पे मिलती रहेंगी, लेकिन उसमें आपको स्पेशल ये होगा कि जितने भी पीडीएफ तैयार होती हैं वो तुरंत आपको भेज दी जाएंगी। ठीक है, अभी तक जितना भी हम लोगों ने 12-13 क्लासेस में पढ़ा है वो सारा स्टूडेंट्स को भेज दिया जा चुका है। पीडीएफ उसकी सब भेज दी जा चुकी है और ये भी पीडीएफ उनको भेज दी जाएगी जिन्होंने फीस पे की हुई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। बाकी किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, 2-4 स्टूडेंट्स कह रहे थे कल कि सर अगर हम आपको फ़ीस दे देते हैं, तो देखिए जो बात है उसको क्लियर करना ज़रूरी है। अगर हम आपको फ़ीस दे देते हैं और आप 2-4 दिन कुछ दिन पीडीएफ भेजें और फिर ना भेजें तो मैंने उनसे कहा देखिए हर एक टीचर की क्या मतलब उसकी सोच होती है। मान लिया जैसे आज मैं हूँ, हमारे यूट्यूब पर हम लोग 37,000 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मेरी इच्छा क्या है? मेरी पहली इच्छा है कि हम लोग जल्दी से 1 लाख हो, फिर भगवान करे हम लोग 1 मिलियन तक पहुँचें, है ना। तो अगर मैं आपसे भैया 500 रुपये ले करके और 4 दिन पीडीएफ देख के बंद कर दूंगा तो आप तो हर वीडियो हर कमेंट पे आकर के हमें कहोगे सर आप तो हमारे पैसे खा गए। क्या आप हमें सपोर्ट करोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। वहीं से हमारे वीडियोस को डिसलाइक करना शुरू कर दोगे। जो भी मिलेगा उसको कहोगे कि स्मार्टर एवरीडे से बिल्कुल मत पढ़ना। क्या हम प्रोग्रेस कर पाएंगे? अगर मुझे यही करना होता तो मैं इतनी मेहनत से ये पीडीएफ जो मैं खुद लिखता हूँ, कितना कितना कंटेंट हम लिखते हैं, तो मैं ये नहीं लिखता, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ मैं फ़ीस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत से पीडीएफ तैयार की जाती है, बहुत मेहनत से लिखता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसका कुछ चार्ज है, 500 है, जिसमें फुल कंटेंट यानी कि आपके चारों पेपर का कंटेंट आपको मिलेगा। एक साथ नहीं मिलेगा, जितनी क्लासेज हो चुकी हैं वो मिलेगा, प्लस आपको जो है कि जैसे जैसे कंप्लीट होता रहेगा वैसे वैसे आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप जो इसका चैप्टर सेकेंड है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, हम लोग शिक्षा के अभिकरण पढ़ेंगे, अभिकरण का अर्थ पढ़ेंगे, परिवार पढ़ेंगे, और इस प्रकार से सारा कंटेंट रेडी है ही। बस ये सेकेंड क्लास आपको 2 बजे के बाद किसी भी टाइम मिल जाएगी।
ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।